टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट यानी कि बेलमेंट खत्म कैसे होगा। तो सर देर आर 6 डिफरेंट वेज थ्रू विच अ बेलमेंट गेट्स टर्मिनेटेड और फिनिश्ड। क्वेश्चन आ सकता है, explain the various ways through which a bailment gets terminated or finished or a bailment comes to an end। तो सर आपको ये 6 पॉइंट ध्यान होने चाहिए सर एंड मैम। नंबर वन, ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड फिक्स्ड बाय दी पार्टीज। यदि पार्टीज ने 10 दिन के लिए लिखा है, तो जैसे ही 10 दिन पूरे हुए उन गुड्स को वापस वो बेलमेंट खत्म, उसको वापस लौटाना रहेगा। सेकेंड, ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस। यदि किसी पर्पस के लिए दिया है, टाइम पीरियड नहीं लेकिन किसी पर्पस के लिए दिया है, जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाए आपको गुड्स लौटाना रहेगा। थर्ड, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेलमेंट। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेलमेंट की सर बेलर ने बेली को वो गुड्स दिया था, बेली ने रीजनेबल केयर लिया था उन गुड्स का, रीजनेबल केयर लिया था, जितनी केयर लेनी चाहिए थी उतनी ली थी, जैसे एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस जो है वो लेता है। ठीक है, जैसे ही अब लेकिन उसके बावजूद भी गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, कोई सडन अर्थक्वेक आया उसमें। अब इसमें बेली क्या कर लेगा यार, ठीक है उसने तो पूरा जिस तरीके से केयर कर सकता था वैसे किया, तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। जैसे ही वो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए कि सर बेलमेंट वुड कम टू एन एंड बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज द दोज गुड्स। भाई बेलमेंट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो गुड्स है, अब वो गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो गया तो बेलमेंट और आगे कैसे चलेगा, बेलमेंट विल कम टू एन एंड। हाँ, रिपरकशन क्या होंगे ये एक अलग बात है कि कोई किसी को पेमेंट करेगा, यदि गुड्स इसकी बेवकूफी से डिस्ट्रॉय हुए तो ये डेफिनेटली मेक गुड द लॉस करेगा। इसकी कोई बेवकूफी नहीं थी, अर्थक्वेक आ गया, इसने रीजनेबल केयर ऑलरेडी ली हुई थी, तो बिलमेंट में वो उस हिसाब से नहीं पे करेगा, दैट इज अ सेकेंडरी मैटर। बट एज सुन एज the goods, the subject matter of the bailment contract is finished, the bailment comes to an end। Next, on death of the bailor or bailee only in case of gracious bailment। सर एक मित्र ने, फ्रेंड है, ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं, इसने अपनी कार यूं ही इसको चलाने को दे दी, ठीक है, हुआ क्या, बेलमेंट हो गया। यस सर, कैसा बेलमेंट हो गया कि सर ग्रेशियस बेलमेंट हो गया। आफ्टर द 5th डे दिस पर्सन ही एक्सपायर्ड। ठीक है, 5वें दिन के बाद ये आदमी मर गया। यदि मर गया तो ये ग्रेशियस बेलमेंट वुड कम टू एन एंड एंड एज सुन एज द बेलमेंट एंड द गुड्स नीड टू बी रिटर्न बैक टू दिस पर्सन। ठीक है, ये बेलमेंट वैसे ही खत्म हो जाएगा। नंबर वन। नंबर टू कि सर यदि ग्रेशियस बेलमेंट नहीं है, इफ इट इज नॉट अ ग्रेशियस बेलमेंट देन इट इज अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टी से अपोजिट पार्टी को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन गया है। यस सर। तो जैसे ही इस, मान लो ये फ्रेंड की बजाय एक्स और वाई है, ठीक है, मिस्टर एक्स ने अपनी कार रेंट पे दी मिस्टर वाई को अपनी कार रेंट पे दी फॉर अराउंड 2 मंथ्स। 2 महीने के लिए अपनी कार को रेंट पे दे दिया और हर महीने का किराया 10,000 रुपए ये चार्ज कर रहे थे। ठीक है सर, अब क्या हुआ दैट पीछे से मिस्टर एक्स, दिस इज अ वेरी मच अ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ ग्रेशियस कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक ही पार्टी से दूसरी पार्टी को जा रहा है, ऐसा नहीं, इसमें दोनों पार्टी से अपोजिट पार्टी को कंसिडरेशन जा रहा है, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है। सर जैसे ही इस पार्टी की डेथ होती है, अपन ने क्या पढ़ा था कि इस पार्टी को इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आके और रिप्लेस कर देंगे, एलाज वुड रिप्लेस। ठीक है, ये ध्यान रखना। और वो कॉन्ट्रैक्ट जो नॉन ग्रेशियस बिलमेंट है वो एज इट इज चलता जाएगा, चलता जाएगा। कब तक एक पार्टी को उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रिप्लेस कर सकते हैं? सर यदि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, ये अपन ने पहले पढ़ा हुआ है ना, जस्ट रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि सर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल्स के लिए नहीं है, तो फिर किसी भी पार्टी जिसकी डेथ हुई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी होगी? सर जितना कि उन्होंने मिस्टर एक्स मरने वाले से इनहेरिट किया है, कभी भी उससे ज्यादा उनकी मैक्सिमम लाइबिलिटी नहीं हो सकती है। ये तो खैर अदरवाइज बात है जो मैंने आपको बताई। मेन चीज क्या है, इफ इट इज अ नॉन ग्रेशियस बेलमेंट दैट इज अ रेगुलर काइंड ऑफ बेलमेंट, तो सर मिस्टर एक्स को
उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रिप्लेस कर देंगे और वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज चलता रहेगा. बट इफ इट इज अ ग्रेशियस बेलमेंट इट वुड कम टू एन एंड एज सून एज मिस्टर एक्स एक्सपायर्स. ठीक है रिया, बोल क्या डाउट है. तो ग्रेशियस बेलमेंट में आपने क्या बोला, कौन मरेगा, बेलर या बेली? बेलर. बेलर नोट्स देखना. तो फिर भाई बेलर और बेली, यस, दोनों बोले, दोनों लिखे हुए हैं, बेलर भी और बेली भी. यदि ग्रेशियस बेलमेंट में बेली भी मर जाता है, अभी मैंने समझाया एक ही साइड, बेली भी मर जाता है तो भी वो ग्रेशियस में खत्म और उन गुड्स को वापस लौटाने का जिम्मेदारी रहेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव में. बट दैट इज अ सेपरेट थिंग. मेन पार्ट क्या है, मेन पॉइंट क्या है, बेलर या बेली कोई भी मर जाता है तो सर वो ग्रेशियस बेलमेंट है तो वो बेलमेंट खत्म. नॉन ग्रेशियस है, जो भी मरा है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर उसको रिप्लेस कर देंगे. बात समझ में आ गई. बट अगर सर, हाँ सर, बट अगर बेलर मरा है तो बेली रिटर्न किसको करेगा गुड्स, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को? ऑफ कोर्स. ओके। ऑफ कोर्स. और यदि बेली मरा है तो सर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की ड्यूटी है कि ये गुड्स को यहाँ तक पहुंचाओ वापस. जो भी मरा है उसके एलास रिस्पॉन्सिबल होंगे. ठीक है झील मैडम बोलिए क्या हुआ. सर अगर बेलर या बेली में से कोई भी इंसॉल्वेंट हुआ तो फिर भी टर्मिनेट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, मेरी बात सुनो. ग्रेशियस बेलमेंट. बेलर या बेली, एक तो होता है कि सेलर और बायर, जो हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था, एक तो होता है सेलर और बायर. यहां तो हम फिर दिमाग लगाएं कि ओनरशिप किसकी थी, क्योंकि जो भी इंसॉल्वेंट हो रहा है सर उसकी ओनरशिप यदि प्रूव हो गई तो ये प्रॉपर्टी किसके पास में चली जाएगी सर, ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर के पास में चली जाएगी. यहाँ तो दिमाग लगाना सा, फिर दिमाग लगाना चाहिए कि कौन ओनर था. क्या यहाँ पर सेल हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है रे, नहीं हो रही है ना. तो यहाँ पर ये दिमाग लगाना पड़ेगा क्या, नहीं सर. जो बेली तो कभी उसका ओनर बन ही नहीं सकता है क्योंकि ये बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है. तो सर ये दिमाग, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ के लिए रेलेवेंट नहीं है जी. बात समझी, समझ में भी आया क्यों, समझ में आया ना, या बस ऐसे ही हाँ सर हाँ बट हाँ बोली है. सर ये तो ग्रेशियस बेलमेंट हो गया. अगर नॉन ग्रेशियस बेलमेंट हुआ, हम्म. आपने मुझे प्रोडक्ट दिया, मेरे को सपोज सीने का है, मैं सिया, बट नाउ यू कांट पे मी द मनी, मतलब इन कंसिडरेशन, अरे तो फिर मैं ऑल्सो आपको यू कांट प्रोडक्ट नहीं पे मी दूंगी. द मनी, पर उससे ओनरशिप तो कभी जिंदगी में ही तेरी, कभी चाहे ग्रेशियस बेलमेंट हो चाहे नॉन ग्रेशियस बेलमेंट हो, ओनरशिप कभी बेली को दी क्या मैंने, नहीं. तो इंस्टॉलमेंट ये हो भी गया तो भी माल तो मेरा है. ठीक है माल तो मैं ही वापस लूंगा, वो माल वापस आएगा. अब उसका किराए का पैसा है, वो कितना वसूल सकता हूं मैं ऑफिशियल रिसीवर से, दैट इज अ सेपरेट थिंग. बट मेरा गुड्स तो मेरे पास में वापस आएगा ही आएगा. बात समझी. समझा. ठीक है. तो सर टर्मिनेशन ऑफ बेल, बेल में और किसी को कोई डाउट, मंशा, रिया, श्लोक, श्लोक भैया कोई डाउट नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम फिक्स्ड बाय द पार्टीज, नंबर वन, इस तरीके से टाइम पीरियड पूरा हो गया, बेलमेंट खत्म. नंबर टू, फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस, कि सर वो पर्पस पूरा हो गया, बेलमेंट खत्म. थर्ड, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेलमेंट, जो सब्जेक्ट मैटर था वही डिस्ट्रॉय हो गया तो बेलमेंट खत्म. फोर्थ, ऑन डेथ ऑफ द बेलर और बेली इन केस ऑफ ग्रेशियस बेलमेंट, बेलमेंट खत्म. यदि नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है तो जिस भी पार्टी की डेथ हुई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आके उसको रिप्लेस कर देंगे इन द कॉन्ट्रैक्ट. फिफ्थ, ऑन डेथ ऑफ द बेली इन केस ऑफ नॉन ग्रेशियस बेलमेंट इफ इट इन्वॉल्व्स पर्सनल स्किल ऑफ बेली. अब समझो ये कितना शानदार और बढ़िया पॉइंट है. ऑन डेथ ऑफ द बेली in case of non-gracious bailment if it involves personal skills of the bailee. मतलब एग्जाम्पल से समझो, ईशा वांगड़ ने एक मिस्टर या मिस टेलर थी, उनको एक कपड़ा दिया अपना सूट सिलने के लिए. ठीक है, क्या, और बदले में ये पैसे लेगी, तो कोई कोई यारी दोस्ती तो है नहीं कि फ्री फोकट में सूट सिल के दे देगी, ये बदले में ये सूट सिलने के पैसे लेगी. ठीक है, तो कैसा बेलमेंट हुआ ये
सर ऐसा बेलमेंट हुआ विच इज अ नॉन ग्रेशियस बेलमेंट, ठीक है, नॉन ग्रेशियस है, बदले में पैसे दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिल रहा है, ठीक है। अब इधर कैसा कॉन्ट्रैक्ट है ये, सर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स ऑफ द टेलर और वन ऑफ द पार्टीज, किसकी, इसकी, ठीक है। यदि देखो ये दो रिक्वायरमेंट समझना, यदि नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है विच इज इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स ऑफ द बेली, पर्सनल स्किल्स ऑफ द बेली, ठीक है, जिसको जिसको माल दिया जा रहा है, जिसको गुड्स दिया जा रहा है, वो अपनी कुछ ना कुछ उन गुड्स के ऊपर पर्सनल स्किल्स अप्लाई करेगा, अपनी टेलरिंग स्किल्स अप्लाई करेगा या करेगी, ठीक है। और इसकी डेथ हो जाती है, तो अपन ने पढ़ा था ना कि सर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स कम्स टू एन एंड एज सून एज वन ऑफ द पार्टीज डाई, जिसको पर्सनल स्किल्स अप्लाई करनी है। ऐसा नहीं होगा कि इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आके सिलाई करके दे देंगे। सर मैंने कोई चीज यदि आपको दी है तो मैंने आपकी पर्सनल स्किल्स को देखते हुए दी है, जरूरी नहीं है कि आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स में भी वैसी ही टेलरिंग स्किल्स हो। यदि मैंने आपको कोई कैनवास दिया है मेरी पेंटिंग या मेरी पोर्ट्रेट बनाने को, आप पेंटर हैं और ये नॉन ग्रेशियस बेलमेंट था, ठीक है, आपकी डेथ हो गई एज अ पेंटर, तो क्या आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आके वैसे ही पेंटिंग पोर्ट्रेट बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, ठीक है। सो जरूरी बातें क्या क्या है कि सर नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है विच इज इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स ऑफ द बेली, सर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी डेथ ऑफ द बेली के केस में खत्म हो जाएगा, उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आके और रिप्लेस नहीं करेंगे। यदि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मान लो ये टेंट हाउस वाला है, टेंट हाउस समझते हो कि कोई पार्टी वार्टी करते हैं तो अपने को टेंट लगवाना पड़ता है, चेयर्स लगवानी पड़ती हैं। मान लो ये टेंट हाउस वाला है और आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, ठीक है सर, और फंक्शन हो रहा है, आपने टेंट हाउस मंगवा लिया, मान लो पीछे से टेंट हाउस, ये नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है, बदले में पैसे दोगे आप टेंट हाउस वाले को। जैसे ही टेंट हाउस वाला मरा, आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव सीन में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं हो रही है। ये तो हो गया बेलर की साइड का। बेली की साइड में यदि नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है और यदि पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व हो रही है, जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया, तो सर बेलमेंट खत्म। तो सर देखो, यदि देखो पॉइंट क्या है, ध्यान रखना, इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इफ इट इज अ ग्रेशियस बेलमेंट, देन on death of either the baler or bailey, the bailment comes to an end. If it is a gracious bailment, then on death of either the baler or bailey, the bailment comes to an end. If it is a non-gracious bailment, which is involving personal skills of the bailey, and if bailey dies, then the contract comes to an end. ये ध्यान रखना, ये तरीके। यस रिया बोलो। यार नॉन ग्रेशियस बेलमेंट में इफ इट इंक्लूड्स पर्सनल स्किल्स और बेलर मर गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना? देखो बेलर जो है वो तो अपना गुड्स किसी और को दे रहा है, किसको, बेली को, कोई स्किल्स उस पे गुड्स पे एक्सरसाइज करने को, तो किसके मरने से फर्क पड़ेगा, बेली के मरने बेली से। पे। बेलर के मरने से क्या ठीक ही है। फर्क पड़ जाएगा, यहाँ पर उसके गुड्स यहाँ पर वापस रिटर्न करने पड़ेंगे। बात समझ रहे हो, जिसके गुड्स हैं तो उसके एलआर को आपको वो गुड्स लौटाने पड़ेंगे, इसके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट, बाय नोटिस। सर कई बार नोटिस से भी आप कॉन्ट्रैक्ट को, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। कैसे सर, यदि बेली इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स कर रहा है, देन बेलर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट थ्रू नोटिस। चाहे वो ग्रेशियस बेलमेंट हो, चाहे नॉन ग्रेशियस बेलमेंट हो, कैसा भी बेलमेंट हो, मैंने अपने गुड्स यदि आपको किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिए हैं और आपने उन गुड्स का इनकंसिस्टेंट यूज करना चालू कर दिया, आपने मेरे से कार ली थी चलाने को, जाके उसको रेसिंग में काम लेने लग गए, ठीक है, आप मेरे गुड्स के साथ में खराबा कर रहे हैं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। आपने मुझसे मशीन ली थी दिन में 10 घंटे चलाने को, आप उसको 24 आवर्स रन कर रहे हैं, दिस इज एन इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ माई गुड्स, मैं उसको मना कर दूंगा। मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट चाहे चाहे ग्रेशियस है चाहे नॉन ग्रेशियस है,
मैं अपना बेलमेंट खत्म कर सकता हूँ बाय जस्ट गिविंग यू अ नोटिस। खत्म भैया बेलमेंट, यू आर मेकिंग इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ द गुड्स। ठीक है, आप मेरे से काऊ लेके गए, ठीक है, और आपने उस काऊ से खेत में हल चलवाना चालू कर दिया, वाह वंडरफुल। क्या काऊ इसलिए बनी हुई होती है? नो, वो काम मेल काउंटर पार्ट का है। तो सर यू आर मेकिंग इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ द गुड्स, खत्म। तो एनी हाउ, आपने मुझसे गाड़ी ली थी मुंबई से पुणे जाने के लिए, लेकिन आप मुंबई से नागपुर पहुंच जाते हो। आई दिस इज इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ द गुड्स, सो आई कैन फिनिश ऑफ द बिलमेंट बाय जस्ट गिविंग यू अ नोटिस। तो ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यदि ग्रेशियस बेलमेंट है तो सर मैंने आपकी कोई मदद करी है, यदि बेलर ने बेली की कोई मदद करी है, इफ इट इज अ ग्रेशियस बेलमेंट, या बेली ने बेलर की मदद करी है, जो भी रीजन जैसा भी है, इफ इट इज अ ग्रेशियस बेलमेंट, तो सर वो कभी भी एंड किया जा सकता है, वो कभी भी एंड किया जा सकता है बाय बेलर। क्या बात का ध्यान रखना होगा कि सर ग्रेशियस बेलमेंट का प्रीमेच्योर टर्मिनेशन किया है, समय से पहले टर्मिनेशन कर दिया है। तो हमें किस बात का ध्यान रखना होगा? हमें इतनी सी बात का ध्यान रखना होगा कि सर इसके कारण इसको जो प्रॉफिट्स हुए थे, उस प्रॉफिट्स के ऊपर यदि कोई लॉस हो गया है हमारे प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट ऑफ ग्रेशियस बेलमेंट के कारण, तो ही वुड मेक गुड द लॉसेस, ही वुड इंडेमनिफाई हिम फॉर सच losses which are over and above the profits generated, which are over and above the profits generated। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सर नोटिस दिया, भैया मैंने आपको कार दी थी 10 दिन चलाने के लिए, आप किराए पे उसको चला रहे थे, वेरी गुड, लेकिन मेरे घर में किसी का हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ गई है, मुझे वो कार वापस चाहिए, कृपया कार वापस दे दीजिए। तो ग्रेशियस बेलमेंट बीच में खत्म। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया हुआ है ना कि उसने किराया तो अब लिया 4,000 का और उसको डैमेजेस भरने पड़ गए 5,000 के। तो इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट के ऊपर जो उसको 1,000 रुपए का लॉस हो रहा है, ये लॉस कौन? बेलर मेक गुड द लॉस करेगा। ठीक है, gracious bailment can be terminated by the bailor at any time by giving a notice to the bailee. However, the termination should not cause loss to the bailee in excess of the benefit derived by him. Otherwise, ऐसा है तो bailor needs to compensate the bailee for such extra loss. Have you understood the 6 ways through which a contract of bailment gets terminated? Yes, Ria? तो और खाली नोटिस से बेलर ही कर सकता है कि बेली को भी करना है तो वो भी कर सकता है? बेली को तो यदि करना है तो वो कभी भी कर सकता है। बेली बोला कि सर ये गुड्स की अब जरूरत नहीं है, ले जाइए वापस, ठीक है, नोटिस से। देखो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये आती है जिस जो अपना गुड्स दूसरे को देता है ना, उसका हार्ट ज्यादा तेज पंप करता है। बात समझ रही है? मैंने अपनी कार तेरे को दी ना, तेरी हार्ट बीट उतनी तेज नहीं होगी जितनी मेरी हो जाएगी, तू उसको गलत यूज करेगी तो। बात समझ में आई? तो बेली तो यदि एंड करना चाह रहा है तो वो तो हाथों हाथ गुड्स को यहाँ रिटर्न करेगा और कर देगा ना। ठीक है, तो बेलमेंट तो बेली भी कभी भी कर सकता है। वो डिपेंड करेगा, इफ इट वॉज अ ग्रेशियस बेलमेंट तब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गुड्स को वापस दे देगा कि सर मेरा काम 1 दिन पहले ही हो गया, ले लो आप, ठीक है, मेरे को 3 दिन के लिए आपकी गाड़ी फ्री में चाहिए थी, 2 दिन में मेरा काम हो गया, आई एम फिनिशिंग ऑफ द बेलमेंट। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, यदि नॉन ग्रेशियस बेलमेंट था, 3 दिन के लिए किराए पे लिया, बोला 2 दिन में ही काम हो गया, अब ये इनके ऊपर कमर्शियल टर्म्स में डिपेंड करेगा तीसरे दिन का किराया लगेगा या नहीं लगेगा, दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट बेलमेंट तो ये खत्म कर सकता है ना, सर गुड्स वापस ले लो, मेरा पर्पस पूरा हो गया। ठीक है, बेलर यस। का बेली हाँ। पे अपन क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि माल इसके कब्जे में है, माल इसके कब्जे में है, तो यार मैं किस किस तरीके से उसको छुड़ा सकता हूँ। ठीक है, यदि ग्रेशियस बिलमेंट हुआ, नॉन ग्रेशियस बिलमेंट हुआ, मेन पॉइंट वो। चलिए, और किसी को कोई डाउट? ईशा शेट्टी, तेरे को कोई डाउट नहीं आते हैं? शेट्टी कहाँ पर है? ठीक है, आओ। चलिए, फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स एक स्पेशल टॉपिक है जिसपे से क्वेश्चन आ सकता है। फाइंडर ऑफ गुड्स हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, व्हेन वी वर रीडिंग जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हमने
सेक्शन 68, 69, 70, 71 और 72 पढ़े थे। ये किस चीज के सेक्शंस है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में? अलग अलग टाइप्स के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये, अलग अलग। कोई एक माइनर को आपने कोई नेसेसरी एज टू लाइफ प्रोवाइड करा दी तो आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि अब आप माइनर से नहीं, माइनर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं, लेकिन माइनर की प्रॉपर्टी में से अपना पैसा जो नेसेसिटी एज टू लाइफ का है वो वसूल सकते हैं। सो दैट इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे ऐसे 5 अलग अलग तरीके के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। उसमें से एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अपन ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, फाइंडर ऑफ गुड्स का। सर एक दिन खनक रास्ते से जा रही थी, भेलपूरी खा रही थी और रास्ते में इसको डायमंड रिंग पड़ी हुई मिल गई। खनक को डायमंड रिंग पड़ी हुई मिल गई। खनक ने इधर उधर देखा, पूछा, चिल्लाया, अरे भाई किसकी है, उठा लो, कौन मूर्ख है अपनी डायमंड रिंग इस तरीके से छोड़ के जाता है, ठीक है। कोई नहीं आया, कोई आसपास था ही नहीं। खनक ने उठा के उसको अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही उसने ये किया, शी बिकम्स द फाइंडर ऑफ गुड्स। as soon as as soon as खनक keeps those goods into her pocket, ठीक है, वैसे ही फाइंडर ऑफ गुड्स बन गई। वैसे ही फाइंडर ऑफ गुड्स का ओनर ऑफ गुड्स के साथ में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है? सबसे पहले तो ये बताओ, व्हाट इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? कौन बताएगा? What is the definition of quasi contract? डेफिनेशन नहीं, आप मीनिंग बता दो चलो। एक भी नहीं? इतना गंदा और बुरा और वाहियात पढ़ाता हूं मैं। वंशा शर्मा याद कर यार, क्या होते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस, नंबर 1, क्योंकि इनमें न तो ऑफर होता है न एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है, ये पूरी प्रोसेस होती ही नहीं है। तो सबसे पहली बात, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस। तो फिर ये क्या होते हैं? दे आर अ रिलेशनशिप रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कॉन्ट्रैक्ट हो वैसा एक रिलेशनशिप होता है। लॉ इंपोज करता है ड्यूटी ओनर और फाइंडर पे कि है ना, अब आपको इसको गुड्स लौटाना है, ठीक है। क्यों? they are based on the principle or premise that one party should not be unduly benefited at the cost of another party। एक पार्टी दूसरी पार्टी के पैसे पे अनड्यू बेनिफिट या मजे नहीं कर सके, इसलिए। सो ओनर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस। they are relation resembling a contract। they are based on the premise that one party should not be unduly benefited at the cost of another party। ये होते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सर यदि फाइंडर ऑफ गुड्स ने उन गुड्स को वापस नहीं लौटाया, सो वन पार्टी वुड बी अनड्यूली बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पार्टी और नॉट। हो रहा है यहाँ पर या नहीं हो रहा है? यस सर। क्या यहाँ पर कोई ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ? नहीं सर। सो दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस। they are a relation resembling a contract। they are based on the principle that one party should not be unduly benefited at the cost of another party। समझ में आया क्यों ये फाइंडर ऑफ गुड्स और ओनर ऑफ गुड्स के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया? यस, अब समझ में आया? यस और नो? आया ना? श्लोक तेरे को आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़े चलिए। तो सर जैसे ही इसने रास्ते से जा रही थी, भेलपूरी खा रही थी, क्या हो गया? हाँ, रास्ते से जा रही थी, भेलपूरी खा रही थी, तो जैसे ही इसने उठा के खनक ने अपनी जेब में रख लिया, शी बिकम्स फाइंडर ऑफ गुड्स। इसका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया ओनर ऑफ गुड्स के साथ में। क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि सर ये ओनर को ढूंढने की, फाइंड करने की कोशिश करेगी। शी विल मेक एफर्ट्स टू फाइंड द ओनर ऑफ गुड्स। कैसे कैसे कर सकती है? कि सर अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे सकती है कि मुझे एक रिंग पड़ी हुई मिली है, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर सकती है कि मुझे एक रिंग पड़ी हुई मिली है, ठीक है, इन सब में उसका खर्चा होएगा, ठीक है। तो नंबर 1, ओनर को फाइंड ढूंढने की कोशिश करेगी। ओनर मिल जाता है तो उसे गुड्स रिटर्न करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। और क्या है फाइंडर ऑफ गुड्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी? टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स।
जब तक गुड्स इसके पास में है उसकी प्रॉपर केयर करनी है। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नॉट टू यूज द गुड्स फॉर पर्सनल पर्पसेस, नॉट टू यूज द गुड्स फॉर पर्सनल पर्पसेस, ठीक है। यस, अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए उन गुड्स को यूज नहीं लेना है। कि मान लो खनक ने कहा जब तक इसका ओनर नहीं मिल जाता है, आज शाम को पार्टी है, आज शाम को पार्टी में ये रिंग पहन के जाऊंगी, सब पे इंप्रेशन झाड़ूंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकती। शी कैनॉट यूज द लॉस्ट गुड्स विच शी फाउंड फॉर हर पर्सनल पर्पसेस, ठीक है। टू टेक प्रॉपर केयर, ऐसा नहीं है कि डायमंड रिंग को कहीं भी घर में साइड के कोने में फेंक के चली जाए, इसको प्रॉपर लॉक एंड की में रखना पड़ेगा ताकि चोरी नहीं हो। टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स। यदि मान लो ऐसा है कि कनक रास्ते से जा रही थी, भेलपुरी खा रही थी, तो इसको यदि डायमंड रिंग की बजाय एक गाय मिलती जंगल में, ठीक है, तो टेक प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स में क्या हो जाता? गाय को चारा पानी डालना, गाय का ध्यान रखना, तो उसमें फिर है ना, ये डिपेंड करता है कि क्या गुड्स मिला है आपको, उसकी केयर किस तरीके से होनी चाहिए, रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स लेनी है इसको, ठीक है। ये सब है फाइंडर ऑफ गुड्स की ड्यूटी। उसको ओनर को ढूंढने की कोशिश करने, टेक प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स, नॉट टू यूज द गुड्स फॉर पर्सनल पर्पसेस, ठीक है। अच्छा, यदि उसको ऐसे गुड्स मिले हैं जो कि पेरिशेबल इन नेचर है, जैसे कि सब्जी की टोकरी या फलों का टोकरा पड़ा हुआ मिल गया, सब्जी की टोकरी या फलों का टोकरा पड़ा हुआ मिल गया, तो अब इसकी क्या ड्यूटी हो जाएगी कि सर ये जब तक है ना इसके ओरिजिनल ओनर को ढूंढने की कोशिश करेगी, ठीक है, तब तक तो गुड्स और ये सब सड़ जाएंगे। तो इसकी ड्यूटी बनती है टू मिनिमाइज द लॉस, टू मिनिमाइज द लॉस। सब्जी को ठीक ठाक भाव में जो निकल रही है, नहीं तो अगले दिन तक तो सब्जियां सड़ जाएंगी, ठीक है। टू मिनिमाइज द लॉस, ठीक है। तो ये गुड्स टू गुड्स डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सी ड्यूटीज लगती है, लेकिन फाइंड करने ओनर को और टेक प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स, नॉट टू यूज गुड फॉर पर्सनल पर्पसेस, ये तो रहता ही रहता है यार, ठीक है। टू मिनिमाइज द लॉस। अब इसके कुछ राइट्स भी होंगे। फाइन ओनर का क्या राइट हो गया अंडर द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की सर गुड्स उसको वापस मिलने का अधिकार रहता है। तो अब फाइंडर ऑफ गुड्स की इतनी सारी ड्यूटीज बताई मैंने आपको, तो सर इसके कुछ राइट्स भी होंगे। हाँ सर, राइट्स भी हैं फाइंडर ऑफ गुड्स के। क्या राइट्स हैं फाइंडर ऑफ गुड्स के? कि सर इसका जो भी एक्सपेंस हुआ है, चाहे उन गुड्स को प्रॉपर केयर टेकिंग करने में या फिर ओनर को ढूंढने में, उन गुड्स को प्रॉपर केयर टेकिंग करने में या ओनर को ढूंढने में या सेफ कस्टडी में रखने के लिए जो भी एक्सपेंस उन फाइंड लॉस्ट गुड्स या फाउंड गुड्स के लिए हुआ है, वो सब इससे क्लेम कर सकता या कर सकती है ओनर ऑफ गुड्स से, ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि ये सारा का सारा क्लेम कर सकती है उन गुड्स को ओनर से, ठीक है। और वो जो खर्चा हुआ है वो ओनर से। सर यदि वो ओनर खर्चा नहीं देवे तो सर इसका राइट होता है फाइंडर ऑफ गुड्स का। क्या राइट होता है? कि उन गुड्स के ऊपर लियन एक्सरसाइज कर सकती है, उन गुड्स के ऊपर लियन का राइट एक्सरसाइज कर सकती है। व्हाट इज द राइट ऑफ लियन? जब तक आप उसके पेटे मेरे को खर्चा नहीं दोगे, मैं ये फिजिकल गुड्स की डिलीवरी, फिजिकल डिलीवरी आपको नहीं दूंगी, ठीक है। पर्टिकुलर लियन का राइट आ गया या नहीं आ गया इसके पास में? समझ में आया राइट ऑफ लियन? हाँ सर। सर क्या ये उन गुड्स को बेच सकती है? तो सर इसका दो तरीके से आंसर है। क्या ये उन गुड्स को, मान लो ये ओनर उस गुड्स का जो के लिए जो खर्चा हुआ है ये फाइंडर ऑफ गुड्स को दे ही नहीं रहा है, मेंटेनेंस का, गाय को चारा डाला या फिर ढूंढने में या फिर डॉक्टर को दिखाने में, तो सर ये ओनर दे ही नहीं रहा है। कैन द फाइंडर ऑफ गुड्स सेल द गुड्स? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर द फाइंडर ऑफ गुड्स has got no right to sell the goods. नंबर वन, वापस देखो सर, फाइंडर ऑफ गुड्स has got no right to sell the goods. बेच नहीं सकता, अपने पास में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। केवल राइट ऑफ लियन है, जब तक कि पैसा नहीं मिल जाता तब तक उन गुड्स को अपने पास में मेंटेन करने का राइट है। तीसरा, हाँ यदि वो गुड्स पेरिशेबल इन नेचर है तो फाइंडर ऑफ गुड्स के पास में राइट है टू सेल दोज गुड्स। सब्जी की टोकरी है तब तो बेचना ही पड़ेगा ना यार, फिर थोड़ी ना सड़ी हुई सब्जियां, ये एक तोरू लटकती हुई पतली सी या एक ये ऐसी कोई उसको सड़ी हुई दोगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो फाइंडर ऑफ गुड्स, यदि गुड्स पेरिशेबल इन नेचर है, देन ही हैज गॉट वेरी मच द राइट टू सेल द गुड्स।
अदरवाइज पेरिशेबल नहीं है तो केवल राइट ऑफ लियन है, ही हैज गॉट नो राइट टू सेल द गुड्स। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, सर अब ऐसा हो गया है कि उन गुड्स के मालिक को ढूंढते हुए, गुड्स के मालिक को सर्च करते हुए या उन गुड्स की केयर टेकिंग करते हुए उन गुड्स का वैल्यू का 2/3 या उससे ज्यादा खर्चा हमारा हो गया है फाइंडर ऑफ गुड्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। सर उन गुड्स के मालिक को ढूंढते हुए या फिर उस गुड्स की केयर टेकिंग करते हुए उस गुड्स की वैल्यू के 2/3 के बरोबर या उससे ज्यादा खर्चा हो गया है। अब हमें रुकने की जरूरत नहीं है। नाउ वी हैव गॉट द राइट टू सेल दोज गुड्स। और जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा हमारे खर्चे निकालने के बाद में, वो हमारी ड्यूटी रहेगी कि ओनर ऑफ गुड्स को लौटा दें जब भी वो मिले। ठीक है। क्या मोटी मोटी बात समझ में आ गई? राइट ऑफ ओनर, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, राइट ऑफ ओनर ऑफ गुड्स। ठीक है। यस। अब एक जगह थोड़ा सा डिफरेंस रह गया है। जब हमने जनरल प्रिंसिपल्स में पढ़ा था ना, तो मैंने ये मार्केट वैल्यू के बारे में बताया था कि सर 75% या उससे ज्यादा, जबकि ये यहाँ पर रीक्रॉस चेक हुआ है ना, तो ये 75 नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये 2/3 इक्वलेंट्स टू